नमस्कार दोस्तों, आपका इस आभासी कक्षा में फिर से स्वागत है। कल हम कृति पत्रिका का प्रारूप देख रहे थे। उसमें से सिर्फ गद्य विभाग और पद्य विभाग और पूरक पठन, इन 3 विभागों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है और कई छात्रों ने तुरंत इस जानकारी को अपनी नोटबुक में लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे उसकी फ़ोटोज़ भेज दिए हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पर अब जो चौथा विभाग है, इस चौथे विभाग की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। शायद वीडियो भी ठीक तरह से चल रहा है, ऐसा मुझे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम शुरू करते हैं। आज के दिन विभाग चौथा, भाषा अध्ययन, इसे व्याकरण ऐसा भी कहा जाता है और इसके लिए कुल मिलाकर अंक है 14। दोस्तों, सबसे ज़्यादा अंक देने वाला और कम समय में ज़्यादा अंक देने वाला ऐसा यह प्रश्न है। वो इसलिए क्योंकि जब हम बड़े प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो इसे लिखते समय बहुत समय भी देना पड़ता है और सबसे ज़रूरी बात कि उसमें गलतियों की गुंजाइश भी होती है। इसलिए हम जितना भी लिखें लेकिन उसमें पूरे अंक कभी कभार ही मिलते हैं और उसके लिए समय भी लगता है। लेकिन इस विभाग चौथे में जो व्याकरण है, यह व्याकरण, इसमें कम समय में, समय बहुत ही कम है, एक शब्द लिखना है या फिर एक वाक्य लिखना है और बस उसके लिए आपको 1 अंक दिया जाता है। तो कम समय में सबसे ज़्यादा अंक देने वाला ऐसा यह प्रश्न होता है। इसलिए मैं तो ऐसा कहता हूँ कि प्रश्न चौथे में अगर हमें 14 अंक दिए हैं तो ये 14 में से 14 अंक हमें प्राप्त होने चाहिए। बहुत 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 ही ज़रूरी है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, कम समय में सबसे ज़्यादा अंक देने वाला यह प्रश्न है और इसीलिए इस प्रश्न की तरफ हमें गंभीरता से देखना है। जब ये 14 अंक हमें अगर प्राप्त करने हैं तो इसमें जो दिए हुए घटक हैं, इन घटक की पूरी तैयारी हमारी होनी चाहिए, तभी यह 14 अंक हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न चौथे में कौन कौन सी कृतियां करनी हैं और कितने अंक के लिए इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न चौथा, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। हर प्रश्न में, हर कृति में आपको सूचना दी जाती है। इन सूचनाओं को ध्यान में रखकर आपको कृतियां करनी हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न होता है लिंग परिवर्तन का और हम उसका लिंग पहचान कर भेद लिखते हैं, गलत होगा। इसलिए हर बार प्रश्न का उत्तर लिखते समय हमें वह प्रश्न या वह कृति जो है वह ठीक तरह से पढ़नी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़े किसी भी प्रश्न का उत्तर हमें नहीं लिखना है। तो इस प्रश्न चौथे में पहली कृति देखिए क्या है। निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखांकित शब्द भेद पहचान कर लिखिए। जो नीचे वाक्य दिए हैं, इन वाक्यों में रेखांकित, अधोरेखांकित किया हुआ शब्द होता है। उस शब्द का भेद यानी उसका प्रकार यहाँ पर लिखना है। अब शब्द के भेद कितने हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उनके उदाहरण क्या हैं, ये सारी बातें आपको समय समय पर सिखाई जाती हैं और उसकी प्रैक्टिस भी आपके द्वारा ली जाती है। लेकिन कई छात्र इसमें गंभीरतापूर्वक ध्यान देते हैं
और कई छात्र इसमें ध्यान नहीं देते और इसीलिए गलतियां सबसे ज़्यादा इसमें हो जाती हैं। इसलिए हमें क्या करना है, देखिए जो शब्द के भेद हैं उनको अच्छी तरह से हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अव्यय और सव्यय, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ऐसे शब्द के मुख्य भेद होते हैं। इसमें सव्यय शब्द, विकारी शब्द जो होते हैं, विकारी शब्द में से उसके जो 4 प्रकार हैं वो 4 प्रकार यहाँ पर दिए हैं। जैसे कि क्रिया शब्द के अलावा सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन 3 प्रकारों में से किसी भी प्रकार पर आपको यहाँ पर शब्द का भेद दिया जाएगा। आपको क्या करना है, वह शब्द संज्ञा है, वह सर्वनाम है या विशेषण है, बस इतना ही लिखना है। वैसे देखा जाए तो संज्ञा के 5 प्रकार हैं, लेकिन इन 5 प्रकारों में से वह शब्द कौन से प्रकार का है लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस वह संज्ञा है तो वहां पर संज्ञा ऐसा लिखा तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वह जातिवाचक संज्ञा है, वह द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रकार अपेक्षित नहीं है। हाँ, अगर आपको पूरा यकीन है कि वह जो शब्द है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है, तब वहां पर लिखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर आपको उसका प्रकार मालूम नहीं है और अगर आपने वहां पर सिर्फ संज्ञा ऐसा शब्द लिखा तो भी आपका उत्तर सही है, गलत नहीं है। मान लो कोई वाक्य है, उस वाक्य में सर्वनाम दिया है, लेकिन सर्वनाम का वह कौन सा प्रकार है यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस जिस शब्द को अंडरलाइन किया है वह शब्द वहाँ पर नीचे लिखिए और उसके सामने डैश देकर लिखिए सर्वनाम, बस आपको 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई शब्द विशेषण है तो बस विशेषण ऐसा लिखिए और उसे छोड़ दीजिए, आपको 1 अंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक घटक पूछा जाएगा, वह घटक शायद संज्ञा भी हो सकता है, शायद सर्वनाम भी हो सकता है या विशेषण भी हो सकता है। तो उसमें से एक घटक पूछा जाएगा और इसके लिए सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिल जाएगा। तो ये जो बातें हैं ये बातें ध्यान में रखिए, वरना होता है क्या, प्रश्न कुछ अलग ही होता है और हम उसके बारे में कुछ अलग ही लिखते हैं, तब गलत होगा। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या किया है, निम्नलिखित 2 अव्ययों में से किसी एक का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब अव्यय के जो प्रकार हैं वो आपको लिख कर दिए जाएंगे, कौन कौन से प्रकार हैं, उनकी विशेषता क्या है, उनको कैसे पहचाना जाता है, उसके उदाहरण भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि 2 अव्यय आपको शब्द के रूप में दिए जाएंगे, इनका अपने वाक्य में प्रयोग करना है। अपने वाक्य में, लेकिन वह वाक्य परिपूर्ण होना चाहिए। हर एक प्रकार की अपनी अपनी विशेषता है, इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे देखिए गलती कहाँ पर होती है, अव्यय के 4 प्रकार हैं, इन 4 प्रकारों में से एक प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। अब यह समुच्चय बोधक अव्यय यानी 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को वह जोड़ता है, समुच्चय करता है। अगर ऐसा कोई शब्द आपको यहाँ पर वाक्य के रूप में प्रयोग करना है तो उसकी विशेषता को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे वाक्य लिखना है जहां पर 2 शब्द इकट्ठा होते हैं या 2 वाक्यों को वह जोड़ने का काम करता है, तब वह वाक्य आपका सही होगा। अगर ऐसा शब्द वाक्य की शुरुआत में आ गया तो यह गलत होगा। इसके अलावा अंतिम जो प्रकार है, चौथा प्रकार विस्मयादि बोधक अव्यय, इसमें भी
मन के भाव प्रकट करने वाले शब्द, और वो भी वाक्य की शुरुआत में आते हैं। तो ये जो बातें हैं, ये बातें ध्यान में रखते हुए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तभी एक घटक पूछा जाता है, वह सही लिखा है तो उसको 1 अंक प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न तीसरा है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित संधि तालिका में कृति पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित कृति पूर्ण कीजिए संधि तालिका दी जाती है। संधि तालिका, तालिका मतलब चार्ट। आपको एक चार्ट दिया जाता है, उसमें जो शब्द संधि है, इन संधि का कभी कभी विग्रह दिया जाता है, तो कभी कभी उसका प्रकार पूछा जाता है। 2 घटक पूछे जाते हैं, 2 घटक पूछे जाते हैं और इसके लिए हर सही घटक के लिए आधा अंक दिया जाता है। तो इस तरह से यह 1 अंक बन जाता है। कभी कभी संधि विच्छेद होता है, कोई शब्द होता है उसका विच्छेद कीजिए, जैसे कि विद्यालय, विद प्लस आलय, ऐसे उसका विच्छेद करना है। या कभी कभी वह संधि का भेद कौन सा है वह भी पूछा जाता है। तो इस तरह से इस पर आधे आधे अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। कुल मिलाकर अंक होते हैं 1 अंक। तो ये जो संधि तालिका है वो कैसी होती है, संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, उसके क्या नियम हैं, संधि भेद पहचानते समय कैसे पहचानना है, उसके भी कुछ नियम हैं। तो ये सारे नियम आपको पढ़ाई जाएंगी। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचानिए तथा इसका मूल रूप लिखिए। सहायक क्रिया, सहायक मदद करने वाली क्रिया, ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को परिपूर्णता देती है, सहाय करती है, मदद करती है उसका अर्थ पूर्ण करने में, उसे सहायक क्रिया ऐसा कहा जाता है। तो ये सहायक क्रिया देखिए, उसके बारे में जो भी विशेषताएं वो आपको लिख कर दी जाएगी, उसके उदाहरण भी आपको दिए जाएंगे। बस आपको खुद पढ़ाई करनी होगी और उसे पहचानना होगा। इसमें भी 2 घटक पूछे जाएंगे, हर घटक के लिए आधा अंक यहाँ पर दिया जाएगा और इस तरह से 1 अंक के लिए यह प्रश्न होता है। 5वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित क्रियाओं में से किसी एक क्रिया के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। यहां पर दिया है 2 घटक पूछे जाएंगे और आधा अंक प्रत्येक के लिए दिया जाएगा। 2 घटक पूछे जाएंगे, यानी 2 क्रियाएं, मूल क्रियाएं आपको दी जाएगी। इन मूल क्रियाओं का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या होता है, बस उसके रूप लिखने हैं। और ये रूप लिखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट या कभी कभी 15 सेकंड भी लगते हैं। तो 15 सेकंड में या 30 सेकंड में हमें एक पूरा अंक प्राप्त होता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है अध्ययन जो है वह हमें करना है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आपको यहाँ पर लिखने हैं। 2 घटक पूछे जाएंगे, हर घटक के लिए आधा अंक दिया जाएगा। आधा और आधा कुल मिलाकर हो गया 1 अंक। ठीक है, अगला प्रश्न। ठीक है, ये हो गया है। अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको मुहावरे दिए जाते हैं, इन 2 मुहावरों में से जो अर्थ हैं, एक मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका अपने वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न देखिए क्या है, पूरा प्रश्न पढ़िए। यहाँ पर दिया है, मेरे पीछे यहाँ पर लिखा हुआ कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 क्रियाएं हैं। पहला अर्थ लिखिए और दूसरा क्या है, अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अपने वाक्य में प्रयोग करना है, ना कि किसी गाइड के, ना किसी अपेक्षित के, बिल्कुल नहीं। वाक्य जो भी होगा वह आपका अपना होगा, खुद का होगा। 2 घटक है इसमें, एक अर्थ लिखना, सही अर्थ लिखना है और उसका सही अर्थ में प्रयोग भी करना है। अगर दोनों ठीक हैं तो 1 अंक मिल जाएगा। अगर दोनों में से एक गलत हो गया तो आधा अंक काट दिया जाएगा।
तो इस तरह से हमें क्या करना है, उसका अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करो। अगर आप यहां पर यह प्रश्न नहीं लिखना चाहते तो इसके लिए नीचे देखिए अथवा भी लिखा है, यहां पर लिखा है अथवा, ये प्रश्न लिखिए अथवा, इसके लिए और दिया है, क्या है, निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके, चयन करना चुनाव करना, वाक्य फिर से लिखिए। एक तो अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, या फिर इसके लिए दूसरा प्रश्न होता है अथवा। इस अथवा में क्या होता है, कोष्टक में दो मुहावरों के मुहावरे दिए जाते हैं और आपको नीचे एक वाक्य दिया जाता है। इस वाक्य में एक वाक्यांश ऐसा होता है कि उसे अधोरेखांकित किया जाता है। इस अधोरेखांकित अर्थ को ध्यान में रखकर ऊपर दिए हुए दो मुहावरों में से कौन सा मुहावरा सही वहां पर मायना रखता है, अर्थ रखता है, वह ध्यान में रखकर हमें वह वाक्य पूर्ण करना है, उस मुहावरे का प्रयोग वाक्य में करना है। और जहां पर यह प्रयोग किया है उसे अधोरेखांकित करना बहुत जरूरी है। तो मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, या अथवा इसके लिए वाक्य है, वाक्य दिया जाता है, किसी मुहावरे का यहाँ पर योग्य मुहावरे का चुनाव करके यहाँ पर वाक्य फिर से लिखना है, दोनों में से एक। तो इस तरह से यह मुहावरों का प्रश्न होता है। अगला है देखिए 7वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। इसमें दो घटक पूछे जाते हैं और प्रत्येक घटक के लिए, सही घटक के लिए आधा अंक दिया जाता है, कुल मिलाकर होता है 1 अंक। कारक के प्रकार जो है वह आपको बताए जाएंगे कक्षा में, हर प्रकार की विशेषता क्या है वो भी बताई जाएगी, उसके उदाहरण कौन कौन से हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। बस ये कारक के प्रकार हमें याद रहने चाहिए, उनकी विशेषता याद रहनी चाहिए, तभी यह 1 अंक हमें आसानी से नहीं कहूँगा, इसके पीछे आपकी मेहनत है। तो ये मेहनत से आप ये 1 अंक प्राप्त कर सकते हैं। 2 घटक पूछे जाएंगे, हर एक घटक के लिए आधा अंक दिया जाएगा और ये 1 अंक आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। विराम चिन्ह, हिंदी में अब तक हमने अनेक विराम चिन्ह देखे हैं ना, तो यहाँ पर उस पर प्रश्न पूछा जाएगा। 8वीं कक्षा तक हमने किताब में जितने पाठ दिए हैं, जितनी कविताएं दी हैं, उनको हमने लिखा है। अगर हमने गंभीरतापूर्वक इसे लिखा है तो शायद यह प्रश्न बहुत ही आसान बन जाएगा। तो यहाँ पर विराम चिन्ह के प्रकार कौन से हैं, उनका वाक्य में कहाँ पर प्रयोग करना चाहिए, ये सारी बातें आपको बताई जाएगी, लिख कर भी दी जाएगी। पढ़ते समय आप भी ज़रा ध्यान रखिए कि कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पर आता है, उसकी विशेषता क्या है, ये सारी बातें आप देखते रहिए। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का, लिखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का कोष्ठक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। काल परिवर्तन, काल के कितने मुख्य प्रकार हैं और इन मुख्य प्रकारों के साथ उनके उपमुख्य प्रकार कौन से हैं, वो सारी बातें आपको लिख कर दी जाएगी। मेरे ख्याल से 10वीं कक्षा तक ये सारी बातें उससे पहले ही 8वीं कक्षा से ही शुरू हो जाती हैं। तो इसका अध्ययन हमने किया है, तो इन प्रश्नों की तैयारी आप अपने घर में बैठकर भी कर सकते हो। तो इस पर देखिए 2 घटक पूछे जाएंगे, 1 अंक प्रत्येक के लिए। इससे पहले 1-1 अंक के प्रश्न थे, अब यहाँ से 2 अंक का प्रश्न शुरू हो जाता है। 2 घटक पूछे जाएंगे, यानी 2 वाक्य आपको 3 वाक्य दिए जाएंगे, 3 में से 2 वाक्यों का आपको काल परिवर्तन करना है। सही लिखा तो प्रत्येक के लिए 1 अंक, ऐसे 2 अंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 9वीं कक्षा के लिए भी यही पैटर्न है, इसलिए 9वीं कक्षा के लड़के भी इसे ध्यान से देखें और लिखे भी अपनी नोटबुक में।
बहुत ज़रूरी है। 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में 2 उप प्रश्न हैं। 10वें प्रश्न में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य के 2 प्रकार के भेद होते हैं। एक तो है रचना के आधार पर और दूसरा प्रकार होता है अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर आपको सिर्फ उसका भेद पहचान कर वहाँ पर लिखना है। एक घटक पूछा जाएगा, इसके लिए 1 अंक। और दूसरा प्रश्न होता है उसमें निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर कोष्ठक में दी गई सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। वाक्य परिवर्तन करना है अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर नहीं। रचना के आधार पर सिर्फ 3 प्रकार हैं। इन 3 प्रकारों में से वह वाक्य कौन से प्रकार का है, वह सिर्फ प्रकार लिखना है। वह साधारण वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। इन तीनों में से वह कौन सा प्रकार है, वह प्रकार का नाम लिखिए, बस बात यहाँ पर खत्म। लेकिन अर्थ के आधार पर उसका आपको परिवर्तन करना पड़ता है। विधानार्थक वाक्य दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इसका प्रश्नार्थक वाक्य बनाइए। तो ये कैसे होता है, कौन सी विशेषताओं की में उनको परिवर्तन करना है, ये बातें आपको कक्षा में बताई जाएगी। इसके लिए 1 अंक है। तो रचना के लिए 1 अंक हुआ और अर्थ के लिए 1 अंक हुआ। कुल मिलाकर 2 अंक का यह प्रश्न होता है। 11वां प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्धिकरण करना, इसका मतलब कितने होंगे वाक्य? 3। अब ये 3 वाक्य दिए जाएंगे। इन 3 वाक्यों में गलतियां होंगी, लेकिन ये गलतियां भी कैसी होगी देखिए, नीचे दिया है यहाँ पर। व्याकरण के नियमानुसार वाक्य शुद्ध करना है। व्याकरण के कई नियम हैं, इन नियमों को ध्यान में रखकर आपको वाक्य शुद्धिकरण करना है। जैसे व्याकरण का नियम, आत्मा यह शब्द हिंदी में हमेशा स्त्रीलिंग में आती है, वह पुल्लिंग में नहीं होती। तो ऐसी गलतियां की जाती हैं, अशुद्धियां दी जाती हैं कि जिसमें आपको भी लगता है कि अरे हाँ, ये वाक्य तो सही है, अब इसमें क्या शुद्ध करना है, अशुद्ध है ही नहीं, लेकिन अशुद्धियां होती हैं। व्याकरण के नियम के अनुसार होती हैं। तो ये व्याकरण के नियम हमें याद होने चाहिए और बहुत ही कम समय में हम ये 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक वाक्य में 2 अशुद्धियां होगी, यानी जो वाक्य दिए हैं उसमें 2 गलतियां होंगी, अशुद्धियां होंगी। इन 2 गलतियों को अगर हमने सुधार लिया और वो सही है तो 1 अंक मिल जाएगा, और अगर एक में गलती हो गई तो शायद आधा अंक आपको प्राप्त होगा। इसमें 4 घटक, यानी एक वाक्य में 2 गलतियां, 2 वाक्यों का उत्तर आपको लिखना है, तो 4 घटक हो गए और आधा अंक प्रत्येक के लिए। इस प्रकार से यह 2 अंक। तो ऐसे कुल मिलाकर जो प्रश्न होते हैं यहाँ पर भाषा अध्ययन व्याकरण विभाग में, वो 14 अंक का विभाजन यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ पर लाइट तो नहीं है, लेकिन फिर भी यह अब यूपीएस पर चल रहा है, देखते हैं कितनी देर चलता है। तो आपके जो मैसेज है वो मैं आज नहीं देख सकता, ठीक है, फिर भी बाद में देखूंगा। यह जो तासिका है ख़त्म होने के बाद इसे मैं देखूंगा। कोई मन में सवाल हो तो वहाँ पर ज़रूर चैट कीजिए। ये प्रश्न समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यानी अगला विभाग, जिसका नाम है 5वां विभाग रचना विभाग, या जिसे उपयोजित लेखन ऐसा भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा अंक 26 अंक हैं। इसमें ऊपर सूचना दी जाती है, आवश्यकतानुसार परिच्छेद में लेखन अपेक्षित है। और यहाँ पर अगर कोई आकृति दी है तो आकृति मत निकालिए, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई आकृति पत्रिका में पत्र लेखन के लिए सीधा साधा प्रश्न नहीं दिया जाता, आकृति दी जाती है। और छात्र क्या करते हैं कि चलो आकृति तैयार करनी है, इसलिए वो प्रश्न की आकृति तैयार करता है और बाद में वह प्रश्न जो है उसका उत्तर लिखता है। ये गलत है, यहाँ पर आकृति अपेक्षित नहीं है। तो प्रश्न 5वां पहला प्रश्न इसमें होता है, पत्र लेखन
पुराने ज़माने में जो पारंपरिक पत्र लेखन हुआ करता था, वो कागज़ पर लिखना है, कागज़ पर लिखने के बाद वो उसको लिफाफे के अंदर डालना है, लिफाफे के ऊपर पत्र पाने वाला कौन है, पत्र लिखने वाला कौन है, ये बातें लिखी जाती थी और बाद में यह उत्तर हमारा पूर्ण होता था। लेकिन अब पत्र लेखन है, लेकिन वह ई पत्र लेखन है। अभी नए संचार माध्यमों का ज़माना है, तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी होना चाहिए। आज पत्र लेखन कोई नहीं करता, सभी को क्या करते हैं, अपने हाथ में मोबाइल होता है, फ़ोन होता है, इस फ़ोन को उठाकर या मोबाइल में हम नंबर वो डायल करते हैं और इच्छित व्यक्ति से हम तुरंत बातचीत कर सकते हैं। पत्र लिखने की क्या आवश्यकता है। और इसीलिए हमारा जो कारोबार है या कभी व्यवसाय से संबंधित कोई बातें हो या कार्यालय से संबंधित कोई बातें हो, तो हमें ईमेल या ई पत्र लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर ई पत्र का प्रश्न होता है, इसके लिए अंक होते हैं 5। इसमें भी देखिए प्रश्न क्या होता है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लिखिए। आपको जानकारी दी जाती है, पत्र लिखने वाले का नाम, उसका पता दिया जाता है, पत्र पाने वाला कौन है, उनका नाम, पता दिया जाता है और बाद में आपको पत्र लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर गलती क्या होती है, देखिए गलती ये होती है कि मराठी भाषा में वो XYZ या अ ब क लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं लिखना है। हिंदी में पत्र लिखने वाला और पत्र पाने वाला दोनों के नाम और पते दिए जाते हैं। तो अ ब क जी नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आप इसकी तरफ भी ध्यान दीजिए, वो पत्र कैसे लिखा जाता है, उसमें कौन सी बातें कहाँ पर लिखनी है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और इसमें भी पत्र के 2 प्रकार हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है। पहला प्रकार है औपचारिक पत्र, जिसे कार्यालयीन पत्र अथवा व्यावसायिक पत्र ऐसा कहा जाता है। 2 प्रश्न होते हैं इसमें। अथवा, अगर मान लीजिए आपको औपचारिक पत्र नहीं लिखना है, तो इसके लिए अथवा होता है। अनौपचारिक पत्र, इसे घरेलू पत्र ऐसा भी कहा जाता है। घरेलू पत्र यानी किसी मित्र या परिवार के सदस्य को या रिश्तेदार को यह पत्र लिखा जाता है। घर से संबंधित कोई व्यक्ति हो तो उसको यह पत्र लिखा जाता है, इसलिए उसे घरेलू पत्र ऐसा कहा जाता है या अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। और जब किसी कार्यालय से, किसी ऑफिस से, किसी दफ्तर से जब कोई संपर्क स्थापित करना है, पत्र लिखना है, तब वहाँ पर उसे औपचारिक पत्र ऐसा कहा जाता है। औपचारिक पत्र का ढांचा अलग है, उसकी भाषा अलग है। अनौपचारिक पत्र यानी घरेलू पत्र, उसका ढांचा अलग है, उसके जो लिखने के स्थान जो है वह कैसे हैं, दिनांक कहाँ पर लिखा जाता है, प्रति प्रेषक कहाँ पर लिखा जाता है, वो बातें आपको पढ़ाते समय स्पष्ट कर दी जाएगी। 5 अंक देते समय कौन से 5 महत्वपूर्ण बातों की तरफ ध्यान देना, ये सारी बातें हम बाद में देखने वाले हैं। तो ये पत्र लेखन के लिए अंक है 5 और ये प्रश्न 5वां अ में से पहला। दूसरा है गद्याकलन। अब ये गद्याकलन 4 अंक के लिए है। गद्याकलन में भी देखिए अपठित यानी जो आपने पढ़ा नहीं है, ऐसा अपठित गद्यांश पढ़कर उस पर आधारित 4 प्रश्न आपको तैयार करने हैं। 4 प्रश्न, लेकिन जिनके उत्तर कहाँ पर होने चाहिए, उसी परिच्छेद में होने चाहिए और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए जिनका उत्तर एक वाक्य में हो। ऐसे प्रश्न 4 प्रश्न आपको तैयार करने हैं। अब ये 4 प्रश्न कैसे तैयार करेंगे, उसके बारे में कौन सी विशेषता है, उसका मार्गदर्शन, उसके बारे में अभी मेरा काम शुरू है। एक वीडियो में तैयार करने जा रहा हूँ, यह वीडियो आपको भेज दूंगा, इसे देख लीजिए और उसे समझने का प्रयत्न कीजिए। जब पाठशाला शुरू होगी तब ये आपको पढ़ाया जाएगा, इसके कुछ नमूने भी आपको दिए जाएंगे। तो ये है प्रश्न 5वां अ। उसमें से दूसरा गद्य आकलन। आकलन का अर्थ है समझना, तो ये गद्य परिच्छेद को आपको समझना है। 4 प्रश्न तैयार करने हैं, इसके लिए अंक है 4। प्रश्न 5वां आ में पहला है वृत्तांत लेखन कीजिए, इसके लिए अंक है 5। अब ये वृत्तांत लेखन, इसका मतलब वृत्तांत यानी जो हम खबरें पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते समय जो कई न्यूज़ पढ़ते हैं, तो इसे वृत्तांत ऐसा कहा जाता है। या इसे हिंदी में एक और शब्द है रिपोर्टाज। तो यह रिपोर्टाज यहाँ पर लिखी जाती हैं। तो उसको कैसे लिखा जाता है, उसमें स्थल, काल, घटना
इन तीनों बातों का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना है। वो कैसे किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, इसकी भाषा कैसी होती है, ये सारी बातें आपको बताई जाएगी। और अंक 5 जो है इसका विभाजन कैसे किया जाता है यह भी आपको दिया जाएगा। अगर आप वृत्तांत लेखन नहीं लिखना चाहते तो इसके लिए एक अथवा प्रश्न होता है, कहानी लेखन कीजिए। कहानी लेखन करनी है, लेकिन वो भी कहानी कौन सी, वो पुराने पाठ्य पुस्तक में अभ्यास पाठ्यक्रम में मुद्दों के आधार पर कीजिए, या फिर शब्दों के आधार पर, या चित्र के आधार पर, सुवचन के आधार पर, कहावत के आधार पर। ऐसे कई प्रकार थे कहानी लेखन के, लेकिन अब ये सारे प्रकार निकाल दिए गए हैं। अब एक ही प्रकार है, मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए। 70 से 80 शब्दों में ये कहानी लिखनी है। कहानी लेखन के लिए वैसे देखा जाए तो 5 अंक पूरी कहानी लिखने के लिए हैं। उसमें से 1 अंक होता है कहानी का शीर्षक, 1 अंक होता है उस कहानी से मिलने वाली सीख या सबक, और बाकी बचे हुए 3 होते हैं अंक वो आपने पूरी कहानी कैसे लिखी है, उसमें आपने परिच्छेद किए हैं या नहीं, या फिर आपने मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है या नहीं, सरल वाक्य है या नहीं, कोई गलती तो नहीं है। ये सारी बातें वहाँ पर देखी जाती हैं और ये अंक दिए जाते हैं। तो एक तो वृत्तांत लेखन लिखिए अथवा जो है कहानी लेखन लिखिए, दोनों में से एक यहाँ पर प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न 5वां आ। इस आ में दूसरा प्रश्न, विज्ञापन लेखन। विज्ञापन जिसे मराठी में जाहिरात कहा जाता है, एडवर्टाइज कहा जाता है अंग्रेजी में। तो ये विज्ञापन लेखन जो है इसके लिए 5 अंक हैं। आपको जानकारी दी जाएगी कि ठीक है, एक साबुन का विज्ञापन तैयार कीजिए, एक पेन का विज्ञापन तैयार कीजिए, किसी कंपनी को एक ड्राइवर की आवश्यकता है तो उसका विज्ञापन तैयार कीजिए। ऐसे अलग अलग विज्ञापन यहाँ पर दिए जाते हैं। तो विज्ञापन लेखन करते समय भी कई छात्र क्या करते हैं, उस पर नक्काशी करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उस चित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं, पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ये सारी बातें गलत हैं। आपका विज्ञापन कैसे होना चाहिए, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, ये सारी बातें हम बारीकी से देखने वाले हैं। तो विज्ञापन में पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है। जिस पेन से आप पेपर लिख रहे हो उसी पेन का प्रयोग आपको करना है, और अपने विज्ञापन को अपने शब्दों के द्वारा उसे हम कैसे आकर्षक बना सकते हैं, कैसे अलग बना सकते हैं, उसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं, जैसे कि आपने घड़ी का विज्ञापन देखा होगा, घड़ी डिटर्जेंट टिकिया। उसका जो ब्रीद वाक्य, ऊपर जो वाक्य होता है वह कौन सा होता है, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। तो ये जो है ये बातें हमारे विज्ञापन में भी ये बातें होनी चाहिए। तो इसका प्रयोग पहले तो बहुत कठिन महसूस होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप विज्ञापन करोगे वैसे वैसे ये बातें आसान होती जाएगी। तो ये विज्ञापन लेखन है, उसमें कौन सी विशेषताएं हैं, कैसे लिखना है, ये भी आपको बताया जाएगा। इसके लिए अंक है 5। अगला प्रश्न, प्रश्न 5वां ई, और यह अंतिम प्रश्न है हमारी कृति पत्रिका का। इसमें निबंध लेखन आपको दिया जाता है और सबसे ज़्यादा अंक भी हैं। इसको कुल मिलाकर 7 अंक हैं। अब ये 7 अंक निबंध लेखन में भी देखिए, उसके 5 प्रकार हैं निबंध लेखन के। ये 5 प्रकार यहाँ पर नीचे दिए हैं। वर्णनात्मक निबंध है, आत्मकथनात्मक निबंध है, कल्पना प्रधान निबंध है, विचारात्मक निबंध है, चरित्रात्मक निबंध है। ये ऐसे 5 प्रकार के निबंध होते हैं। आपको क्या करना है, इन 5 प्रकारों में से, ये 5 प्रकार आपको परीक्षा में नहीं दिए जाएंगे, इसमें से 3 प्रकार आपको दिए जाएंगे, यानी जो विषय है वह विषय दिए जाएंगे 3 प्रकारों में से। अब ये 5 में से 3 कौन से आएंगे मालूम नहीं। आपको तैयारी करते समय 5 प्रकारों की तैयारी आपको करनी है, और इन 5 में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना आपसे अपेक्षित है। इसलिए अब मैं भी नहीं बता सकता कि कौन सा विषय आएगा, कि चलो वर्णनात्मक आएगा, आत्मकथनात्मक आएगा। जी नहीं, 2 विषय छोड़ दिए जाएंगे, 3 विषय
3 प्रकारों पर आपको निबंध के विषय दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक प्रकार पर आपको निबंध लिखना है। तो देखिए यहाँ पर छात्रों, जो कृति पत्रिका का प्रारूप है वो तो यहाँ पर पूर्ण हुआ। एक अध्ययन करते समय हमें एक दिशा प्राप्त होनी चाहिए। जब यह दिशा प्राप्त होती है तब उस दिशा की ओर हम अग्रसर होते हैं। तो ये जो प्रश्न पत्रिका का प्रारूप है वो अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिए। एक प्रशंसा या तारीफ मैं करूँगा 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों की। कईयों ने यह जो मैंने जो कल तक बताया था वह तुरंत लिखकर उसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी मुझे भेज दी। बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है आप पढ़ाई करते हो, कर रहे हो और करनी भी चाहिए। कई बार जब हमारा समय होता है तो मुझे फ़ोन भी आते हैं कि सर आज तासिका है या नहीं। एक विनती भी की गई कि सर 9 बजने के बाद मैं घर पर आता हूँ, तो छोटे भाई को मोबाइल तब मिलता है, क्या हमारा समय बदल सकता है? तो मैंने सोचा कि अब समय, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो समय में परिवर्तन होगा, लेकिन 9 बजे तो बहुत समय होता है, देर होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 8 या 8:30 ठीक रहेगा। 8:30 ठीक है। तो 8:30 बजे तक अगर आप यह लाइव नहीं देख सकते तो इसकी जो ऑफलाइन की लिंक है वह मैं बाद में या कल भेज देता हूँ हर वीडियो की, तो उसे भी आप कभी भी देख सकते हो। तो जो जिनको मुमकिन नहीं है कि लाइव देखना, तो वो बाद में ऑफलाइन भी देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा सा फीडबैक आपसे लेना चाहता हूँ कि मैं आपके घर तक आने का प्रयास करता हूँ। हाँ, ढेर सारी परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, फिर भी आपका फीडबैक मुझे चाहिए कि क्या ये जो भी चल रहा है वह सही है या गलत है। अगर ऐसी कोई अलग बात है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए आपकी सूचनाएं जो भी हैं। कईयों को लगता है कि नहीं सर, ये जो चल रहा है हमारा सेशन वो बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो भी व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, उनका भी स्वागत करता हूँ और अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करता हूँ। आपके जो चैट हैं वो मुझे अभी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिजली न होने के कारण ये सब इन्वर्टर पर चल रहा है। बहुत भाग दौड़ करके यह सारा प्रबंध किया है। तो आपके जो भी सुझाव हैं अपने चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं इसे ज़रूर देखूंगा और हो सके तो मेरे निजी व्हाट्सएप पर आप अपने सुझाव भेज दीजिए, उस पर ज़रूर विचार होगा। कल कितने बजे तासिका होगी, कौन सी तासिका होगी, अभी तक उसका नियोजन नहीं है। पूरे दिन में नियोजन करना पड़ता है, वह भी आपको बाद में बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, रुकते हैं हम यहाँ पर। और कोई सवाल, कोई परेशानी हो तो ज़रूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। धन्यवाद।